कल वर्ल्ड कप फाइनल में मिली ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद आज सभी न्यूज़पेपर्स में सेम हेडिंग है, करोड़ों लोगों के दिल टूटे। देखो, अपनों को जीतता हर कोई देखना चाहता है, सभी यही चाहते हैं अपने जीतें। बट देखो, हर कोई तो जीत नहीं सकता, जीतेगी तो एक ही टीम। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है स्पोर्ट्स की स्पिरिट। नेल्सन मंडेला ने देखो एक बार ये कहा था, स्पोर्ट्स जो है वो दुनिया को चेंज कर सकता है, स्पोर्ट्स जो है वो इंस्पायर कर सकता है, स्पोर्ट्स जो है वो देश को यूनाइट कर सकता है, जो शायद ही और कोई चीज इतना जल्दी से करे। नेल्सन मंडेला ने कैसे अपने देश को एकजुट करने के लिए स्पोर्ट्स का सहारा लिया, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फिर इंडिया का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देखो, साउथ अफ्रीका में ना 1948 से लेके 1994 तक अपार्थिड था, यानी रंग भेद की नीति वाला रूल था। ऐसी सरकार थी जो रंग भेद करती थी, वाइट्स माइनॉरिटी की सरकार थी, लेकिन ब्लैक्स जो मेजॉरिटी में थे उनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन किया शायद उससे भी ज़्यादा। ब्लैक्स के लिए अलग से स्कूल्स और ओवर क्राउडेड, बहुत ही ज़्यादा अंडर फंडेड स्कूल्स, जिसमें सिर्फ इतना सिखाया जाता कि ब्लैक्स जो हैं वो मैनुअल लेबर का काम कर सकें। उनके लिए रहने की अलग से जगह, बिल्कुल स्लम जैसी एरियाज। बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ अपार्थाइड में, और फाइनली अपार्थाइड का जो रूल था वो खत्म हो गया 1994 में। उस समय पहले इलेक्शन होते हैं और नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन देखो, उस समय साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा डिवाइडेड, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। अपार्थाइड का रूल बेशक खत्म हो गया, लेकिन जो एनिमोसिटी थी वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, जो नफरत की भावना थी, वो खत्म नहीं हुई। इसी बीच 1995 में ना रग्बी का वर्ल्ड कप होता है, जिसे होस्ट भी साउथ अफ्रीका के द्वारा ही किया जाता है, और साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप के ना फाइनल में पहुंचती है। इस रग्बी की साउथ अफ्रीका की टीम में ना ज्यादातर वाइट्स ही थे। क्यों? क्योंकि इतने साल तो अपार्थाइड था, ब्लैक्स को बेचारों को कहां ही मौका मिला स्पोर्ट्स खेलने का, तो वाइट्स ही थे इस टीम में। और ना एक एम्बलम को काफी कंट्रोवर्शियल था, साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम की जर्सी पर ये जो एम्बलम था ना स्प्रिंग बोक्स का, ये रिप्रेजेंट करता था अपार्थाइड को ही, ये रिप्रेजेंट करता था वाइट्स के ब्लैक्स के ऊपर ऑपरेशन को। तो ब्लैक्स ना बहुत नफरत किया करते थे इस एम्बलम से। लेकिन देखो, वर्ल्ड कप के फाइनल में 65,000 का क्राउड स्टेडियम में, और उसी बीच साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला स्टेडियम में आते हैं ये जर्सी पहन के, जिससे ब्लैक्स नफरत किया करते थे। ब्लैक्स के अनुसार ये जर्सी रिप्रेजेंट करती है अपार्थाइड को, वाइट्स के ब्लैक्स के ऊपर ऑपरेशन को। लेकिन देखो, वो जैसे ही ये जर्सी पहन के आए ना अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, इवन स्टेडियम में जो वाइट्स बैठे थे वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, नेल्सन 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 नेल्सन। और देखो, वो वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका जीता, और जीत का जश्न मनाने में ना वाइट्स और ब्लैक्स दोनों एक साथ आ गए, जो पूरी तरह से डिवाइडेड थे, लेकिन टीम के जीतने का जश्न मनाने के लिए दोनों एकजुट हो गए। इस प्रकार से एक प्रयास किया नेल्सन मंडेला ने अपने देश को एकजुट करने का स्पोर्ट्स के इस इवेंट की सहायता से। उसी प्रकार से देखो, इंडिया, बेशक इंडिया की क्रिकेट टीम फाइनल नहीं जीत सकी, लेकिन कल का माहौल आपने देखा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या नॉर्थ इंडियन, क्या साउथ इंडियन, किसी भी कास्ट का, हर एक सेक्शन का पर्सन सिर्फ एक चीज की दुआ कर रहा था एक साथ मिलकर कि भारत जीते। सारी की सारी आइडेंटिटीज कल मर्ज हो गई एक ही आइडेंटिटी में, जिसका नाम था इंडियन। और यही देखो स्पोर्ट्स करता है, यही स्पोर्ट्स करता है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स सिर्फ यूनाइट करने का काम करता है, स्पोर्ट्स डिवाइड भी करता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप देखो कितनी टेंशन्स रहती हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने यह कहा था, देखो, पॉलिटिकल रिलेशंस अगर दो देशों के बीच में खराब है ना, तो जाहिर तौर पे वो रिलेशंस फिर आपको स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स एक प्रकार से वार है माइनस गन्स। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में राइवलरी है, तो वो स्पोर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज पर यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है, और आप एथिक्स में भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे स्पोर्ट्स यूनाइट करता है
देश को। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित है। कल यानी 19 नवंबर को ना वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स था, तो उसी उपलक्ष्य में ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है। आप जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया में जो रोड्स है ना, वो एक अजीब पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ रोड्स हम सबको कनेक्ट करते हैं, हम सब रोड्स को यूज करते हैं, रोड्स देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, रोड्स डेवलपमेंट लेके आते हैं, रोड देश को मॉडर्नाइज करते हैं। बट दूसरी तरफ देखो, रोड्स में छुपी है एक गहरी चुप्पी, एक खामोशी, साइलेंट बट डेडली पेंडेमिक। मतलब हर साल रोड पर एक्सीडेंट्स की वजह से 3 लाख इंडियंस की डेथ हो जाती है। देखो, वैसे डेथ तो दूसरे देशों में भी रोड एक्सीडेंट्स में होती है, पूरे वर्ल्ड का ये आंकड़ा 13 लाख का है। बट इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाला हर 4 में से 1 भारतीय है। और देखो, घायल तो ना जाने कितने लोग हो जाते हैं। हर दिन हर 1 घंटे 34 लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ये तो सिर्फ एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, सही मायनों में आंकड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स तो रजिस्टर ही नहीं हो पाते। सोच के देखिए, इससे देश को कितना नुकसान होता है। आमतौर पर ज़्यादा लोग जो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं वो कौन होते हैं? यूथ, यंग लोग ज़्यादा होते हैं। अगर उनकी डेथ ना होती तो वो देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब देश की जीडीपी को 5 से 7% तक का नुकसान होता है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और ज़्यादा लोग कौन मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। पैदल चलने वाले लोग, साइकिल पे चलने वाले लोग, बाइक पे चलने वाले लोग, इनकी डेथ ज़्यादा होती है। अगर पर्सन कमाने वाला है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है बाकी फैमिली मेम्बर्स की, तो गरीबी बढ़ती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है उस परिवार पर। देखो, ये एक ऐसी पेंडेमिक है रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ, जिसे हम सबको मिलकर निपटना है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। देखो, पिछला साल यानी 2022 ना सबसे ज्यादा डेथ्स हुई रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं। आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है वो सीट बेल्ट पहनता है ना, तो ना डेथ का जो रिस्क है 45 से लेके 50% तक कम हो जाता है। इवन जो पीछे वाले, कार में पीछे वाले जो सीट बेल्ट पहनते हैं ना, उसकी वजह से डेथ का रिस्क 25% तक कम हो जाता है। इवन बाइक पर हेलमेट पहनने से डेथ का रिस्क 42% कम हो जाता है। इसके अलावा देखो, 70% जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनका रीजन है ओवर स्पीडिंग, यानी तेज गति से कार चलाना। गुजरात में आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले की बात है, तेज स्पीड में चलती हुई कार ने 8-9 लोगों को कुचल दिया था और उनकी डेथ हो गई थी। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, टीनेजर्स, मतलब नई नई जवानी आई है या फिर जवानी आने वाली है, वो लोग अपनी महंगी गाड़ियों को लेकर निकल जाते हैं और तेजी से कार चलाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, कई जगह पर रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है, इस वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस मामले में वैसे सरकार एक्टिव हुई है पहले से ज़्यादा, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। राइटर इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको अचीव किया जाना है 2030 आने से पहले, टारगेट 3.6, जिसमें यह कहा गया 2030 आने से पहले रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती हैं या इंजरीज होती हैं ना, उनको आधा करना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट नंबर 11.2, इसमें कहा गया 2030 आने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है। अब सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में बताया जाता है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, सही दिशा में सही स्टेप, बट इंप्लीमेंटेशन अभी तक अच्छा नहीं हुआ इस एक्ट का। अब सरकार ज़्यादा सीरियस लेने लगी है रोड एक्सीडेंट्स को। जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को स्टडी किया जाता है, क्या कमी है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों हो रही हैं, और उनसे सीखा जाता है, फिर रोड को ठीक किया जाता है। मतलब
इंजीनियरिंग जो है रोड की वो ठीक की जाती है। मेजर सिटीज़ में पुलिस जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगी है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जगह जगह कैमरे लगे हैं, स्पीड को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हैं, अपने आप चालान कट जाते हैं। तो इससे एक डर पैदा हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, चौक पे देखा अगर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है या वुमेन नहीं है तो जल्दी से जो ड्राइवर है गाड़ी को निकाल लेता था। बट अब वो समय चला गया है। मेजर सिटीज़ में हर जगह कैमरे लगे हैं, उनकी सहायता से अगर कोई पुलिस पर्सनल वहाँ पे नहीं भी है तो चालान कट जाता है, मैसेज आ जाता है मोबाइल में। इसके अलावा देखो यूनाइटेड नेशंस एक चीज़ पे काम कर रहा है, सेफ हेलमेट्स ईजिली एक्सेसिबल हों, मतलब लो कॉस्ट के सेफ हेलमेट्स जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो, इनको ईजिली अवेलेबल करवाया जाए वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, अलग अलग लोकेलिटीज़ में, और ये सस्ते भी हों। इवन देखो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो भी सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं कैसे रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को कम से कम किया जा सकता है। जैसा कि देखो शुरुआत में भी कहा, पूरी सोसाइटी को एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, सिर्फ सरकार के एफर्ट से काम नहीं चलेगा। आज सिचुएशन ये है, रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी या नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप किस देश में रहते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, वहां पे सरकार कितनी सीरियस है, एक्सीडेंट के बाद कितना जल्दी और कितनी बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किस देश में, किस राज्य में कितनी डेथ्स होंगी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आवश्यकता देखो ये है, इंडिया ना बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को एडोप्ट करें और उनको इंडिया के हिसाब से अडेप्ट करें। ये जो दशक चल रहा है ना 2021 से लेकर 2030 के बीच में, ये यूएन का सेकंड डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है। तो ये एक्शन जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव सेफ सिस्टम अप्रोच की बात करता है रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कम करने के लिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका सख्ताई से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। अच्छे प्रोविजन है इस एक्ट में, बट इंप्लीमेंटेशन अभी सभी राज्यों में नहीं हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने रोड सेफ्टी से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। हरियाणा ने एक कानून बनाया प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में लोकल्स को रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हरियाणा का कानून ना 30,000 तक की जॉब्स में लोकल्स को 75% रिजर्वेशन देने की वकालत करता था। 2020 में यह कानून आया था, बट देखो जैसे ही ये कानून आया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, ये हरियाणा के जिले हैं, इन जिलों की जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है ना, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और बोला कि हरियाणा की सरकार का ये जो कानून है संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है, प्राइवेट सेक्टर में मेरिट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेरिट के प्रिंसिपल पे काम करता है, एम्प्लॉयर को पूरी आज़ादी है वो अपने हिसाब से बिजनेस चला सके, लेकिन सरकार अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रही है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर इस कानून की सहायता से। तो ये आर्गुमेंट्स दिए गए इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा कोर्ट में। हरियाणा सरकार ने भी अपने आर्गुमेंट्स दिए। हरियाणा सरकार ने बोला कि देखो संविधान का आर्टिकल 16 सेक्शन 4 आज़ादी देता है, बैकवर्ड क्लास के लिए हम रिजर्वेशन दे सकते हैं अलग से। तो हरियाणा के जो लोकल्स हैं वो एक प्रकार से बैकवर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया है। हरियाणा की सरकार ने यह भी बोला कि देखो संविधान के आर्टिकल 15 सेक्शन 1 में यह बोला गया है बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। हम बर्थ के आधार पे कर ही नहीं रहे हैं, हम डोमिसाइल के आधार पे कर रहे हैं, हम रेजिडेंस के आधार पे कर रहे हैं। अगर कोई दूसरे राज्य से आया पर्सन है, वो 5 साल से अधिक से हरियाणा में रह रहा है, उसका डोमिसाइल अब हरियाणा का है, तो वो भी हकदार था इस रिजर्वेशन का। तो ये रिजर्वेशन बर्थ के आधार पे नहीं दिया गया था, डोमिसाइल के आधार पे दिया गया था, रेजिडेंस के आधार पे दिया गया था। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं आखिरकार देखो लोकल रिजर्वेशन की मांग उठ क्यों रही है। बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, और अनेक राज्यों ने जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, सब ने लोकल्स को जॉब में रिजर्वेशन दिया अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों से, और सभी राज्यों में स्टेटस अभी अलग अलग है।
क्या स्टेटस है लॉ का जो इन्होंने बनाया रिजर्वेशन देने के लिए। बट क्वेश्चन ये उठता है कि विभिन्न सरकारें ये रूट क्यों अख्तियार कर रही हैं। इसके देखो काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, 1990-91 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से आई। बट एक्सपर्ट्स का मानना है वो जो ग्रोथ आई ना एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, वो जॉबलेस ग्रोथ थी, जॉब जनरेट नहीं हुई। नेक्स्ट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। हमारा देश देखो कृषि प्रधान देश है आज भी, लेकिन एग्रीकल्चर में रिटर्न्स काफ़ी कम होते जा रही हैं, लैंड होल्डिंग का साइज काफ़ी कम होता जा रहा है, रूरल एरियाज में नॉन फार्म सेक्टर्स में इनकम बहुत कम है। तो सरकार क्या करे? सरकार देखो जॉब जनरेट नहीं कर पाती, तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए एक ये स्टेप लेती है कि जितनी थोड़ी बहुत जॉब्स हैं उसी में रिजर्वेशन की बात कह के लोकल्स का ध्यान भटका दिया जाए कि देखो हमने तो आपके लिए कोशिश की है। जबकि आपको भी पता है सरकार का मेन फोकस होना चाहिए जॉब्स जनरेट करने पर। इसके अलावा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कायदे से देखो होता ये है अलग अलग इकोनॉमीज में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स धीरे धीरे कम होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, उसके बाद सर्विस सेक्टर में जॉब्स बढ़ती हैं। बट हमारे देश में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं बढ़ी, सीधा सर्विस सेक्टर ग्रो हो गया। तो इस वजह से जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से परेशान हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा नहीं पा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा स्किल की आवश्यकता है। तो ये दिक्कत है। कोविड-19 की महामारी के बाद तो एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया, क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का ना एक पॉपुलिस्ट मेजर होता है जो उन्हें पॉपुलर तो बना देता है लेकिन रैशनल डिसीजन नहीं होता। और पॉपुलर डिसीजन होता है इसलिए लोकल यूथ सपोर्ट भी करते हैं, तभी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। 2017 नेशनल सर्वे बाय CSDS लोकनीति, इन्होंने पाया कि 2/3 यूथ जो है वो लोकल्स के लिए रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। देखो एक चीज तो आप भी मानोगे, आमतौर पे मतलब वैसे बोला जाता है कि जनता का फैसला हमेशा सही फैसला होता है, बट आप सब लोग देखो मैच्योर हो, ऐसा अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जनता ना इकोनॉमी समझती है, ना जनता ये समझती है कि लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे। आमतौर पे जो आम जनता है वो इमीडिएट फायदा देखती है कि इमीडिएट फायदा किस में है, या फिर जनता को इशू रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया गया है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, परिसेप्शन कैसे बनाई जा रही है। आम जनता की परिसेप्शन भी वैसे ही बन जाती है। जितना देखो आप रैशनली किसी इशू के बारे में सोचते हो, आम जनता उतना नहीं सोच पाती। बात कड़वी है लेकिन सच है, आप सब जानते हो। और बात सिर्फ ये भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है। जैसे ब्रेक्जिट में देखिए, ब्रिटेन में ये भावना इमर्ज होके आई, कि लोकल्स की जो जॉब है फॉरेनर्स ले रहे हैं। ये एक मेन रीजन बना जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ब्रेक्जिट हुआ। यूएस में ट्रंप इस प्रकार के सेंटिमेंट्स को भुनाते हैं कि इमिग्रेंट्स हमारे देश में आके हम आपकी जॉब्स ले रहे हैं। तो यूएस में आज के समय में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट काफी ज्यादा हावी है। तो हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? देखो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। एम्प्लॉयर का फंडामेंटल राइट है वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कानून बना के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। नेक्स्ट, एक्सोडस ऑफ लो पेड वर्कर्स। अब मान लीजिए कंपल्सन हो गई प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कि आपको लोकल्स को जॉब देनी है। लोकल्स हैं कम, जबकि बाहर से आए लोग हैं वो ज्यादा हैं, वो कम वेजिस पर काम करने को तैयार हैं। लोकल्स कम वेजिस पे काम करते नहीं हैं, तो प्राइवेट कंपनीज को तो नुकसान है ना। नेक्स्ट, स्टेट डोमिसाइल कोटाज एंड इरोजन ऑफ कॉमन सिटीजनशिप इन इंडिया। वैसे तो देखो हम हर चीज में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन एवरीथिंग वन की बात करते हैं, लेकिन देखो इस चीज में वन क्यों नहीं? इस चीज में तो फिर हम वन नेशन वन एवरीथिंग के कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है पब्लिक सेक्टर में देखो रिजर्वेशन है, हमने सैटरडे को भी रिजर्वेशन का आर्टिकल डिस्कस किया था,
बट प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एफिशिएंसी है। उसका रीज़न एक ये भी है, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वहाँ पे मेरिटोक्रेसी का ज़्यादा चलना। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है एक लेवल के बाद, क्योंकि कोई आसानी से निकाल नहीं सकता जॉब से। बट प्राइवेट सेक्टर में सबको पता है मेरिट चलेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो होता है, वहाँ पे लॉसेस कम होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर। पॉइंट्स देखो और भी हैं, क्यों नहीं देना चाहिए था रिजर्वेशन। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हरियाणा में। अब जिसको कंपनी स्टैब्लिश करनी है वो गुरुग्राम में करने के बजाय नोएडा में कर लेगा। अगर इतने खराब कानून हैं गुरुग्राम में तो सीधी सी बात है ना, वो यूपी में कर लेगा, हरियाणा में क्यों करेगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हमारे देश में, लगेगा कि यार ये तो इतने बेकार से कानून बनाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था हरियाणा सरकार के इस कानून का। ऐसा ही कानून दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी हैं। जैसे देखो 2019 की स्टडी कहती है, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं ना, ओवर रिप्रेजेंटेड हैं लो पेइंग जॉब्स में और अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो पब्लिक सेक्टर जो है रिजर्वेशन दे सकता है तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं। सोशल जस्टिस को इंश्योर करना क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर का काम है, ये काम तो प्राइवेट सेक्टर का भी होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इतनी मदद लेता है सरकार से, बहुत सारे सब्सिडीज लेता है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं। इवन देखो यूएस में कुछ कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड, यहां पर भी सिस्टम है अफ्रीकन अमेरिकन, एशियंस और बाकियों को एम्प्लॉयमेंट देने का। एक पॉइंट फिर ये आता है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर पैसा लेता है लोन के तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कई बार तो डिफॉल्ट हो जाता है, लोन वापस भी नहीं चुका पाता। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब भी यूज किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो इक्वालिटी होनी चाहिए जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन वैसा ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी होना चाहिए। अब लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इंडिया इंक यानी इंडिया की इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर किया, हम ना वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट करेंगे जिसके हिसाब से अपने कंपनीज में हम सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शंस हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके लोगों को भी जॉब्स मिले। ह्यूमन डेवलपमेंट पे सरकार फोकस करे, स्किल्स पे फोकस करे, एजुकेशन पे फोकस करे, हेल्थ पे फोकस करे। इससे अपने आप लोकल्स कैपेबल होंगे, जॉब्स के हकदार होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और सरकार देखो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे इनइक्वालिटी कम हो देश में, ना कि देखो गारंटी दे सरकार एम्प्लॉयमेंट की, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। जैसे सरकार ना अच्छा इकोसिस्टम करे, बनाए जहां पे बिजनेस करना आसान हो। सरकार ऐसी इकोनॉमी बनाए जिसमें जॉब्स ज़्यादा जनरेट हो, बिजनेस ज़्यादा इस्टाब्लिश हो। ये मेन सरकार का काम है। और देखो सरकार जो भी पॉलिसी बनाए ना, कम से कम संविधान के साथ तो अलाइन होनी चाहिए, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के साथ तो अलाइन होनी ही चाहिए। हरियाणा सरकार की ये कानून, ये पॉलिसी नहीं थी। कुल मिला के देखो देश को एकजुट रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से प्रोग्राम चलाए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें टूर होते हैं एक राज्य के स्टूडेंट्स के दूसरे राज्य में। दूसरी तरफ देखो ये जो कानून है ना, ये देश को तोड़ने वाले कानून हैं, राज्य के लोग और लोकल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कानून है, नहीं होना चाहिए। तो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लोकल्स को रिजर्वेशन देने से संबंधित। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का फिर से एक अच्छा आर्टिकल है। इलोन मस्क को आप सब जानते हो, उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मून पर, मार्स पर कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाए। और इसके लिए देखो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टारशिप रॉकेट। स्टारशिप जो रॉकेट है वो ह्यूमन बींग्स को लेकर जाएगा मून पर, मार्स पर, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पर। बट अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। कल देखो इस स्टारशिप ने उड़ान भरी यूएस के टेक्सास से। अब देखो ये जो स्टारशिप है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्पेसक्राफ्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, बाकी सारा सामान होगा उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए।
दूसरा देखो सुपर बूस्टर। सुपर बूस्टर का काम यह होगा स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेके जाना, क्योंकि देखो स्पेसक्राफ्ट ना इतना भारी है कि टेक ऑफ के लिए ना एक्स्ट्रा बूस्ट की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट की आवश्यकता है, जो सिंपल रॉकेट नहीं दे सकता। इसलिए अलग से सुपर बूस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्टारशिप प्रोजेक्ट में, जो कि देखो स्पेसक्राफ्ट को बूस्ट देगा, उसको स्पेस में पहुंचाएगा। तब तक स्पेसक्राफ्ट के जो इंजन है ना वो एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन सुपर बूस्टर स्पेसक्राफ्ट को लेके जाएगा स्पेस में, उसके बाद सुपर बूस्टर अलग हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट से और स्पेसक्राफ्ट के जो इंजन है ना फिर चालू हो जाएंगे। ये पूरा कंसेप्ट है। अब हुआ ये, इसकी पूरी स्पेस स्टारशिप की ना हाइट है 400 मीटर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ना स्पेस में तो चला गया ये स्टारशिप, लेकिन सुपर बूस्टर जब स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ ना तो उसमें ब्लास्ट हो गया। कायदे से हवाई के आइलैंड के कोस्ट के पास स्प्लैश डाउन होना था सुपर बूस्टर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया। फिर भी देखो नासा और स्पेसएक्स कंपनी इलोन मस्क की दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। काफी कुछ सीखने को है। जैसे देखो सरकार एक प्राइवेट कंपनी के साथ, यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ कैसे बढ़िया ढंग से मिलकर काम कर रही है, ये दिखाता है वहां के कल्चर को। हमारे देश में देखो इसरो काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को उतना इंपावर्ड नहीं किया गया पास्ट में। अब सरकार जागी है, अब प्राइवेट सेक्टर को इंपावर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश का प्राइवेट सेक्टर अगर आगे आता है स्पेस में तो इससे देश और ज्यादा मजबूत होगा। स्पेसएक्स ने यह भी कहा कि देखो ये तो हमारा कल्चर है, बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। चूंकि इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में बेशक सुपर बूस्टर फट गया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट अभी भी स्पेस में है, उससे हमें डेटा मिलेगा और इस प्रोजेक्ट को आखिरकार हम सफल बना लेंगे। और यूएस जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो देखो अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक बार फिर से मून पर भेजना चाहती है इस दशक के खत्म होने से पहले। और इंडिया का भी आपको पता है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गगनयान, जिसमें हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहते हैं। इंडिया भी लगातार उस दिशा में एक्सपेरिमेंट्स करता जा रहा है ताकि जल्द से जल्द गगनयान मिशन को सफल बनाया जा सके। तो देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडिया अभी कहाँ पे लाई कर रहा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो ये डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए साइंस एंड टेक में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। लास्ट में देखो मेंस के 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, दोनों 250 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में लोकल्स को रिजर्वेशन से संबंधित है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो रोड सेफ्टी से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। दोनों क्वेश्चंस 15 मार्क्स के हैं। प्री का जो क्वेश्चन है वो देखो आपको बताने के लिए है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछ लिया था, स्पोर्ट्स से संबंधित, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से संबंधित। हालांकि देखो 2021 से पहले काफी सालों तक यूपीएससी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछती थी। 2000 से लेकर 2005 तक तो पूछती थी, लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। लेकिन अचानक से फिर 2021 में पूछ लिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका मतलब देखो ये तो नहीं कि आप बिल्कुल स्पोर्ट्स में घुस जाओ, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है स्पोर्ट्स से संबंधित भी वो इतना डीप में जाके नहीं पूछती है। बट जनरल अवेयरनेस आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी होनी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि अब यूपीएससी स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पूछती, ऊपर ऊपर से पूछ सकती है, खास करके उन स्पोर्ट्स के बारे में जहां इंडिया जुड़ा है। हालांकि जो मेजर चैंपियनशिप है जिसमें इंडिया नहीं खेलता है वो भी पूछने को पूछ सकती है, लेकिन सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स इंडिया खेलती है उस पर तो आप जरूर फोकस कीजिएगा ऊपर ऊपर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डी था। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय हुई थी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो जब आप एग्जाम प्रिपेयर करो तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।